हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑफ नल। थोड़ी सी व्यस्तता के चलते आप लोगों का क्लास थोड़ा लेट हो गया। तो आज से हम लोग लेबनीज में जो बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेबनीज ने संपूर्ण जगत को चेतन माना। उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण जगत है वो चेतन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। संपूर्ण जगत चितड़ुओं यानी कि मोनाड से मिलकर बना हुआ है और मोनाड चेतन है। उन्होंने जड़ को माना ही नहीं, उन्होंने जड़ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जड़ होता ही नहीं है। उन्होंने संपूर्ण जगत को चेतन माना और संपूर्ण जगत को चेतन मानते हुए वो चेतना की पांच स्तर वो चेतना के पांच स्तर की बात करते हैं कि अचेतन, अचेतन, चेतन, स्वचेतन और पूर्ण चेतन। वे चेतना के पांच स्तरों की बात करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण जगत इन्हीं चेतना के पांच स्तरों के अंदर के मोनाड से मिलकर बना हुआ है। और लेबनीज आगे बताते हुए कहते हैं कि वो मोनाड यानी कि चिड़ू के स्वरूप और कार्य, जो चिड़ू हैं यानी कि जो मोनाड हैं उनके स्वरूप और कार्य के संबंध में वे चार नियम का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि जो चिड़ू यानी कि मोनाड हैं वो रैंडम नहीं है, वो यादृच्छिक नहीं है कि मतलब कि वो रैंडम नहीं है, वो नियमित रूप से कार्य करते हैं। वो चिड़ुओं के लिए चार नियम का प्रतिपादन करते हैं और वो नियम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वे चार नियमों की बात करते हैं। तो वे जो चार नियम हैं वे हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी, असादृश्य का नियम, और चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शक्ति संरक्षण का नियम। तो लेबनीज मोनाड यानी कि चिड़ू के शक्ति और कार्य के लिए, जो उसका स्वरूप है और जो उसके कार्य के लिए चार तरह के नियमों का प्रतिपादन करते हैं और चार तरह के नियम की बात करते हैं। और वो चार नियम हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी, असादृश्य का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति संरक्षण का नियम। तो इस पर हम लोग एक करके चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इसके नाम से ही पता चलता है निरंतरता, सततता, लगातार, निरंतर, निरंतरता का नियम। तो लेबनीज कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत है वो दो तरह के चरम बिंदु हैं, दो चरम बिंदु के मोनाड हैं। उन चरम बिंदु के मोनाडों के अंदर के, उन्हीं चरम बिंदुओं के अंदर के मोनाडों से मिलकर संपूर्ण जगत बना हुआ है। और वो जो दो चरम बिंदु हैं वो है अचेतन मोनाड यानी कि अचेतन चिड़ू, अचेतन चिड़ू और पूर्ण चिड़ू। लेबनीज कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत है वो इन्हीं दो
चिड़ड़ुओं के बीच में, इन्हीं दो चिड़ड़ुओं के बीच में, इनसे न बाहर न इनसे बाहर के अणुओं से मिलकर नहीं बना हुआ है, इन्हीं दो चिड़ड़ुओं, अचेतन चिड़ड़ू और पूर्ण चिड़ड़ू के बीच में जितने भी चिड़ड़ू हैं, उन्हीं चिड़ड़ुओं से मिलकर संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। और वो कहते हैं कि अचेतन से पूर्ण चेतन के बीच में अनंत चिड़ड़ू हैं, अनंत चिड़ड़ू, और ये प्रत्येक अनंत चिड़ड़ू लगातार सतत हैं, ये कहीं बीच से ब्रेक नहीं है, ये कहीं बीच से गैप नहीं है उनमें कि ये चिड़ड़ू यहाँ से डायरेक्ट विकास करके यहाँ पे आ गया। ये विकासवादी ये इनका दर्शन विकासवादी है, और इनका जो विकासवादी दर्शन है, तो जो चेतना में विकास हो रहा है, जो चेतना विकसित हो रही है, जो ये चिड़ड़ू है जब ये विकसित हो रही है तो ये लगातार सतत विकसित होती है, इसमें कोई गैप नहीं है कि ये यहाँ से डायरेक्ट विकसित होकर डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए, इसमें डायरेक्ट मतलब इसमें गैप नहीं है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में लेबनिज कहते हैं कि अचेतन अणु जो मोनॉड हैं, उनमें जो विकास होता है, उनमें जो विकास की प्रक्रिया है वो लगातार होती है, वो सतत होती है, और ये इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये लगातार होते हैं, ये सतत होते हैं। जैसे कि अगर एक और दो की बात किया जाए, कि अगर हम एक और दो को मान ले कि ये एक है और ये दो है, तो इन एक और दो के बीच में गैप नहीं है। हमें लगता है कि एक और दो के बीच में गैप है, लेकिन एक और दो के बीच में अनंत संख्या है। जैसे 1.1, इसके बीच में अनंत संख्या है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.001, 1.002, 1.0001, 1.00012। तो ऐसे ही 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, जिसकी हम कल्पना, मतलब जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उतनी संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में। तो उसी तरीके से लेबनिज कहते हैं कि जो मोनाड है, जो चिड़ड़ू है, या फिर जो चेतना है, वो उसका जो विकास की प्रक्रिया है, उसकी जो चेतना है, जो चेतन से पूर्ण चेतन तक, इसके बीच में अनंत स्तर है। इसका जो स्तर है, इसमें अनंत स्तर है। तो इसमें उन्होंने 5 मेजर स्तर, इसके बीच में उन्होंने 3 मेजर स्तर डाल दिया कि एक अचेतन हो गया, अचेतन के बाद अवचेतन के बाद चेतन, और चेतन के बाद स्वचेतन, और स्वचेतन के बाद पूर्ण चेतन। तो अचेतन और अवचेतन के बीच में गैप नहीं है, अचेतन और अवचेतन के बीच में अनंत मोनाड है, जिसका स्तर अलग अलग है। तो प्रत्येक मोनाड का स्तर अलग अलग है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक मोनाड एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि इसका स्तर अलग, इसके जस्ट बगल वाले मोनाड, मतलब इसके जो एक स्तर इसके जस्ट बगल में, इस स्तर के जस्ट बगल वाले स्तर के मोनाड अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसका स्तर बदल जाएगा। तो कोई भी दो मोनाड बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रत्येक मोनाड की एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है, प्रत्येक मोनाड का एक खुद का व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक मोनाड एक दूसरे से असमान होते हैं, कोई भी दो मोनाड बिल्कुल एक तरीके से सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो जो ये अचेतन है, अचेतन में क्या होता है? अचेतन वह स्थिति है जैसे कि अगर आप सो रहे हैं और ड्रीमलेस हैं, मतलब आप सोते समय स्वप्न न देखें, तो उस टाइम आप अचेत होके सोते हैं। आपके बाहर क्या हो रहा है, न आपके अंदर कुछ होता है, मतलब आप न स्वप्न की स्थिति में होते हैं, न बाहर की दुनिया से आपको कोई मतलब होता है। तो आप उस टाइम अचेतन में होते हैं, मतलब जो जैसे अचेतन में पत्थर आता है, तो पत्थर में क्या है, इसमें चेतना तो है, लेकिन इसमें चेतना सुसुप्तावस्था में है। जैसे कि हम लोग जब ड्रीमलेस स्लीपिंग करते हैं, जब हम लोग कोई सपना नहीं देखते हैं, अचेत होकर सोते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पे है। उसके बाद जो अवचेतन है, यहाँ पे अवचेतन में जो वनस्पति जगत आता है, अवचेतन में वनस्पति जगत आता है। तो वनस्पति जगत में क्या होता है कि इसमें चेतना थोड़ी विकसित हो जाती है। तो वनस्पति जगत में आता है जब चेतना विकसित हो जाती है, तो हमारा जैसे कि हम लोग जब निद्रा में जब स्वप्न देखते हैं, तो वो वाली स्थिति कि हम लोग बाहर से तो स्लीपिंग स्टेज में है, लेकिन अंदर से हम लोगों के मतलब जो कल्पना है वो चल रही है। तो जो स्वप्न की स्थिति होती है, कुछ वैसी स्थिति यहाँ पे अवचेतन में होती है कि यहाँ पे जो चेतना का थोड़ा सा विकास हो जाता है। फिर जो चेतना होता है, यहाँ पे मन का विकास हो जाता है। यहाँ पे मन आ जाता है कि क्या खाने का मन है,
जैसे जीव जंतुओं में सिर्फ मन रहता है, तो चेतना में यहाँ पे जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु। तो जीव जंतु जो है इनमें मन का विकास होता है, लेकिन इसमें बुद्धि का विकास नहीं रहता है, लेकिन स्वचेतन तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर बुद्धि का भी विकास हो जाता है। तो यहाँ पे बुद्धि का विकास होता है और यहाँ पर मानव आते हैं। यहाँ पे बुद्धि और मन दोनों होता है, इसलिए इसे उपनिषद में मनमय कोश और इसे विज्ञानमय कोश कहा गया है, और इसे अन्नमय कोश कहा गया है, और इसे प्राणमय कोश, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और पूर्ण चिदड़ु यानी कि जो पूर्ण चेतन है, पूर्ण चेतन चिदड़ु, जो पूर्ण चेतन है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ईश्वर है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी से लेबनिज कहते हैं कि प्रत्येक चिदड़ु, जो चिदड़ु का विकास का है वो सतत है, वो लगातार है, उसमें कोई भी गैप नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें एक अंडे का, अगर एक अंडे की बात करें तो अंडा लगातार हर क्षण अंडे के अंदर परिवर्तन होता है। एक अंडे के अंदर कुछ न कुछ लगातार हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और ये परिवर्तन होते होते लगातार परिवर्तन होते होते सतत परिवर्तन होता है, और सतत परिवर्तन होते होते इसमें कब चूजा बन जाता है और चूजा बन के कब बाहर निकल जाता है, ये कोई मतलब ये अचानक गैप से नहीं हुआ कि अचानक अंडा और अचानक चूजा आ गया, नहीं, उसमें लगातार उसमें सतत परिवर्तन हुआ, फिर सतत परिवर्तन से उसमें चूजा बना। तो जो चिदड़ू हैं उनमें भी सततता पाई जाती है, वो भी लगातार है, उनमें कोई ब्रेक नहीं है, वो भी सतत हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए लेबनिज कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता है, कहते हैं कि प्रकृति में आकस्मिक विलगाव नहीं होता है। लेबनिज कहते हैं कि प्रकृति में आकस्मिक विलगाव नहीं होता है। लेबनिज कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आकस्मिक रूप से हुई हो। जैसे अगर हम एक फल की बात करें तो फल आकस्मिक फल नहीं आ जाता है कि अचानक से फल नहीं आता है, उसमें भी निरंतरता है, उसमें भी सततता है। कैसे कि पहले फूल बनता है, फिर फूल से उसमें जब फ्रूट बनता है, फिर छोटा सा फल, फिर धीरे धीरे वो विकसित होते 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 फिर वो एक फल, फिर पका हुआ फल, फिर जाके वो एक फल खाने लायक फल बनता है। तो लेबनिज कहते हैं कि हमारी प्रकृति में कुछ भी आकस्मिक विलगाव नहीं, हमारी प्रकृति में कुछ भी आकस्मिक मतलब अचानक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बीच में गैप है। प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु लगातार सतत रूप से हुई है। अगर हम लोग मानव की विकास की भी बात करें तो ये भी सतत रूप से हुआ है। जो हम लोग आज के मानव, अगर हम लोग बात करें तो पहले बंदर, फिर बंदर से सतत रूप से विकास होते होते फिर जाके आज का मानव बना। तो इसी तरीके से लेबनिज कहते हैं कि जो मोनाड हैं उनमें भी सततता है। मोनाड अनंत हैं, यहां से लेके यहां तक के मोनाड अनंत, इनके बीच में अनंत मोनाड है, और प्रत्येक मोनाड अलग अलग है और इनके बीच में सततता है, कंटिन्यूटी है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद जो दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सादृश्य का नियम। लेबनिज कहते हैं कि जो मोनाड हैं उनमें अनंत स्तर तो हैं, प्रत्येक मोनाड का स्तर अनंत है, मतलब प्रत्येक मोनाड का स्तर अलग अलग है, और प्रत्येक मोनाड, कोई भी मोनाड एक दूसरे के समान नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक मोनाड में गुणात्मक रूप से समानता पाई जाती है। वो कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड जो गुणात्मक रूप से प्रत्येक मोनाड का क्लास एक ही है, मतलब प्रत्येक मोनाड जो है, प्रत्येक मोनाड, वो कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड में एक समानता, एक गुणात्मक समानता है, और वो कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड चेतन होते हैं, चाहे वो अचेतन मोनाड हो चाहे वो पूर्ण चेतन मोनाड हो। हाँ, प्रत्येक मोनाड चेतन तो होते हैं, लेकिन उसमें चेतना का जो स्तर है वो अलग अलग होता है।
जो अचेतन मोनाड है उसमें जो चेतना का स्तर है वो सुषुप्तावस्था में होता है, लेकिन जो पूर्ण चेतन है उसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है, उसमें उसमें जो अचेतन है, उसमें जो सूक्ष्म जड़ता है, उसमें जड़ता नाम की चीज नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ सिमिलरिटी में लेबनिज कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड में गुणात्मक रूप से समानता पाई जाती है, और प्रत्येक मोनाड गुणात्मक रूप से समान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मोनाड का जो गुण है उसमें समानता यह है कि प्रत्येक मोनाड चेतन है। अर्थात उन्होंने कहा कि प्रत्येक मोनाड चेतन है, तो उस आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलरिटी सादृश्य का नियम दिया। उसके बाद हम लोग थर्ड नियम की बात करें तो वो है लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी में लेबनिज कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड में समानता तो है, लेकिन गुणात्मक रूप से प्रत्येक मोनाड में समानता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से प्रत्येक मोनाड अलग अलग है। देखते हैं क्या है लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। वैसा दृश्य का नियम। लेबनिज कहते हैं कि जो प्रत्येक मोनाड है, प्रत्येक चिल्ड़ू है, उसमें समानता तो गुणात्मक रूप से है, लेकिन मात्रात्मक रूप से उसमें चेतना की मात्रा को लेकर उसमें अंतर पाया जाता है। चेतना की मात्रा, लेबनिज कहते हैं कि प्रत्येक मोनाड में गुणात्मक रूप से तो समानता पाई जाती है कि प्रत्येक मोनाड चेतन है, लेकिन प्रत्येक मोनाड कितने चेतन है, कितने ज्यादा चेतन है, कितने कम चेतन है, उस आधार पर चेतना की मात्रा के आधार पर प्रत्येक मोनाड में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक मोनाड में चेतना को लेकर उसकी मात्रा में अंतर पाया जाता है, क्योंकि कोई भी मोनाड उसके स्तर में तो अंतर होगा, क्योंकि कोई भी मोनाड ये सतत है तो प्रत्येक मोनाड के स्तर में तो अंतर होगा ही, और प्रत्येक मोनाड के अगर स्तर में अंतर है तो इसका मतलब है कि मोनाड की जो चेतना की मात्रा है उस आधार पर मोनाड में अंतर पाया जाता है, तो उसमें डिसिमिलरिटी है। उसमें जो हम लोग सिमिलरिटी की बात किए तो मतलब वो चेतन था, लेकिन जो इसमें डिसिमिलरिटी है वो चेतना की मात्रा के आधार पर है। चेतना की मात्रा के आधार पर इसमें डिसिमिलरिटी है, इसीलिए प्रत्येक जो मोनाड होते हैं वो उनकी एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है। प्रत्येक मोनाड की एक खुद का व्यक्तित्व होता है। और लेबनिज कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु का पुनरावृत्ति नहीं होता, इतिहास कभी नहीं दोहराता। ये कह देने वाली बात है कि इतिहास दोहराता है, लेकिन इतिहास कभी भी दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अंतर तो अवश्य होगा। जैसे अगर यहां से अचेतन से पूर्ण चेतन के बीच में अनंत, मान लीजिए अनंत स्तर है, जो चेतना का स्तर है वो अनंत है, 1 2 3 4 4 5 6, तो यहां से लेके यहां तक मान लीजिए अनंत स्तर है। तो जो एक बार यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे जो एक बार चेतना का स्तर है वो दोबारा नहीं होगा। जो एक बार चेतना का स्तर है वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए लेबनिज ने कहा कि प्रकृति में पुनरावृत्ति नहीं होती, प्रकृति में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होती, और इसी आधार पर उन्होंने अदृश्यों के अभेद का नियम दिया। अदृश्यों का अभेद, अब ये क्या है अदृश्यों का अभेद? उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दो जो वस्तु हैं वो परस्पर बिल्कुल समान है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे लिए उनका जो असमानता है, उनके जो गुणों में असमानता है, उसमें जो सूक्ष्म अंतर है वो हम लोगों को दिखाई देता, क्योंकि वो हम लोगों के लिए वो अदृश्य हो जाता है।
तो इसलिए जब वो अदृश्य हो जाता है, जो उनमें असमानताएं हैं, जब वो अदृश्य हो जाते हैं, जब वो हम लोग को दिखाई नहीं देते, तो उनमें अभेद कर पाना, उसमें मतलब यानी कि भेद कर पाना लगभग मुश्किल होता है। तो उसे अभेद मान लिया जाता है कि वो समान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें अंतर होता है, प्रत्येक मोनड में अंतर होता है, लेकिन उसमें जो अदृश्यता, उसमें जो असमानता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसी आधार पर उन्होंने कहा अदृश्यों का अभेद। इसके बाद वो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लेibniz कहते हैं कि शक्ति संरक्षण का नियम, लेibniz कहते हैं कि जो प्रत्येक मोनाड है, कहते हैं कि लेibniz कहते हैं कि मोनाडों का जो शक्ति है, मोनाडों के अंदर जो एनर्जी है, प्रत्येक मोनाड के मतलब मोनाडों के एनर्जी यानी कि शक्ति का योग, जो मोनाडों की शक्ति का योग है, वो हमेशा नित्य रहता है। वो ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। जैसे जो ये जगत है, जगत की सारी वस्तुएं, मतलब ये संपूर्ण जगत ही मोनाडों से मिलकर बना हुआ है। तो जो मोनाड है, ये जो संपूर्ण जगत है, इन जगत में मान लीजिए ये घर है, घर भी मोनाडों से मिलकर बना हुआ है। ये हम लोग हैं, ये भी मोनाडों से मिलकर, ये जल है, ये भी मोनाडों से मिलकर बना हुआ है, समुद्र भी मोनाडों से, सारी वस्तुएं मोनाडों से मिलकर बने हुए हैं। तो इन मोनाडों में शक्ति होती है, ये तो हम सब जानते हैं कि मोनाडों में स्वयं शक्ति होती है। मोनाड स्वयं शक्ति के केंद्र होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक मोनाड में शक्ति होती है। तो इन जो सारे मोनाड हैं, इन सारी शक्तियों का जो योग है, इन मोनाडों की जो शक्तियां, इन जो सारी शक्तियों का योग है, ये हमेशा नियत रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है, और न ही ये घट सकता है ना ही ये बढ़ सकता है। अगर ये जो एक है, मान लीजिए ये जल है, इसके जो मोनाड हैं, ये किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो सकते हैं, इनकी शक्ति एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो जाती है। मतलब जो जगत है, इसकी जिसमें मोनाड की शक्ति है जगत में, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो जाती है, लेकिन इनकी जो शक्ति है, इसका ह्रास नहीं होता है, ना इसमें कमी होती है, ना इसमें वृद्धि होती है। हम लोगों ने जो मधुमक्खी के छत्ते का एग्जाम्पल देखा था कि मधुमक्खी पहले एक छत्ते में रहती है, और जो इस छत्ते का सिस्टम है, इस छत्ते में जितने भी मधुमक्खी के अंडे हैं और जो शहद है, इसमें मधुमक्खी लाके पहले भरती है, इसमें सारा प्रोसेस करती है। लेकिन जब इस छत्ते का सारा प्रोसेस हो जाता है, इस सिस्टम में जब सारा प्रोसेस हो जाता है, तो मधुमक्खी इस छत्ते को छोड़कर किसी दूसरे छत्ते में जाती है, और इस छत्ते को छोड़ के इस छत्ते में चली जाती है। तो अगर हम यहाँ पे मोनाड माने और मधुमक्खी को शक्ति माने, मोनाड माने, और जो मधुमक्खी कार्य कर रही है, उस कार्य के लिए जो शक्ति आ रही है, अगर उसे माने, तो मधुमक्खी के अंदर वो शक्ति तो है अभी भी, लेकिन ये जो मधुमक्खी अब यहाँ से निकलकर यहाँ चली गई, मोनाड एक जगह से दूसरे जगह पे चले गए, तो शक्ति का भी स्थानांतरण हो गया। तो शक्ति का स्थानांतरण तो हुआ, लेकिन शक्ति एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो गई, लेकिन शक्ति का ह्रास नहीं हुआ, नहीं शक्ति में कमी आई, नहीं शक्ति में अधिकता हुई। तो इस प्रकार वो कहते हैं, लेibniz कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति के संरक्षण का नियम, कि प्रत्येक जो लेibniz है, उनके जो शक्ति का जो योग है, जो उनके एनर्जी का योग है, वो सदैव नियत रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। इन सब सारे नियमों के बाद लेibniz से एक प्रश्न पूछा गया कि जब संपूर्ण जगत ही चेतन है, कि जब संपूर्ण जगत में चेतना के अलावा अचेतन कुछ है ही नहीं है, अचेतन तो है, लेibniz ने कहा कि अचेतन वह है जिसमें चेतना का अभाव है, मतलब उसमें चेतना की कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चेतना नहीं है, उसमें चेतना है, लेकिन उसमें चेतना का अभाव है। तो लेibniz से जब ये पूछा गया कि जब जड़ है ही नहीं है, तो इस जगत में जड़ का अनुभव कैसे होता है, ये भी जड़, हमको इन जड़ वस्तुओं का अनुभव क्यों होता है अगर जड़ है कि नहीं? तो जड़ तत्व की समस्या को सुलझाने के लिए लेibniz ने
दो चीजों पर बात किया। उन्होंने कहा कि एक होता है सूक्ष्म जड़ता, सूक्ष्म जड़ता या मूल जड़ता। अब ये क्या होता है? लेबनिज ने कहा कि सूक्ष्म जड़ता वो होता है जो चेतन अणुओं के विकास में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। मतलब जो चेतन अणुओं का प्रत्येक चेतन अणु, मान लीजिए ये अचेतन है, ये पूर्ण चेतन, ये पूर्ण चेतन यानी कि ईश्वर, ये अचेतन। तो प्रत्येक चेतन अणु पूर्ण चेतन अणु की ओर गति करता है, प्रत्येक चेतन अणु पूर्ण चेतन अणु की ओर जाना चाहता है। लेकिन ये जो चेतन अणु है, ये जो चिरड़ू है, ये जब ये विकास करना चाहता है तो इसमें इसको निष्क्रिय बनाने वाले तत्व हैं, जिसे उन्होंने कहा सूक्ष्म जड़ता। उन्होंने कहा कि चिदड़ुओं में सूक्ष्म जड़ता होती है। जिस चिदड़ू में जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ता होती है, जिन चिदड़ू में जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ता होगी, वह उतना ही ज्यादा जड़ होगा, वह उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा कि वह चेतन नहीं, वह जड़ है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म जड़ता होती है, ये इसके विकास की प्रक्रिया को बहुत धीमी, यानी कि इसकी जो शक्ति है, इसकी शक्ति और इसके जो विकास की प्रक्रिया है, उसको सीमित कर देता है और इसको ये यहां तक पहुंचने ही नहीं देता है, और ये इसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसको विकसित नहीं होने देता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सूक्ष्म जड़ता है, ये जो सूक्ष्म जड़ता है, जिस मोनाड में जितना ज्यादा अधिक सूक्ष्म जड़ता होगी, जिस मोनाड में जितना अधिक सूक्ष्म जड़ता या मूल जड़ता होगी, वह उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा, वह उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा। अगर इसकी बात की जाए मोनाड की, कि इसमें जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ता होगी, अगर ये जड़ है, अगर ये मोनाड, इसमें अगर सूक्ष्म जड़ता की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इसमें सूक्ष्म जड़ता की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ये हमें उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा। और इसमें सूक्ष्म जड़ता की मात्रा जितनी ही कम होगी, ये हमें उतना ही चेतन प्रतीत होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम अचेतन से पूर्ण चेतन की ओर जब आगे बढ़ते हैं, तो इधर साइड जाने पे, क्योंकि यहाँ पे केवल चेतना बसती है, यहाँ पे जड़ता नाम की चीज नहीं बसती, तो इसीलिए यहाँ से जब अचेतन से हम जब पूर्ण चेतन की ओर जाते हैं, तो जो सूक्ष्म जड़ता की मात्रा है, जो सूक्ष्म जड़ता यानी कि मूल जड़ता की मात्रा है, उसमें कमी आती है, वो लगातार कम होता जाता है। हर स्तर पर वह लगातार कम होता जाता है, और वह इस स्तर पर केवल प्योर कॉन्शियसनेस बचता है, पूर्ण चेतन यहां पर बचता है। तो सूक्ष्म जड़ता ये हो गया कि जिस मोनाड में जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ता होगी, वह उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा। इसके जड़ प्रतीत होने का अर्थ, व्हाइट बोर्ड के जड़ प्रतीत होने का अर्थ यह नहीं है कि यह अचेतन है, इसके अंदर सूक्ष्म जड़ता की मात्रा बहुत ज्यादा है, और सूक्ष्म जड़ता की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह इसे विकसित नहीं होने देगा, जिसके कारण यह हमेशा जड़ बना रहेगा। यह भी जड़ है क्योंकि इसके अंदर भी सूक्ष्म जड़ता की मात्रा ज्यादा है। उसके बाद सूक्ष्म जड़ता के बाद वो तो जड़ वस्तुएं कैसे, ये तो सूक्ष्म जड़ता मोनाड की बात हो गई कि अगर किसी मोनाड में सूक्ष्म जड़ता है तो वह जड़ प्रतीत होगा। तो ये जड़ वस्तु कैसे बनी, अगर इसकी बात आई तो बात आती है स्थूल जड़ता। स्थूल जड़ता। अब स्थूल जड़ता क्या है? स्थूल जड़ता का अर्थ है कि समूहन, ग्रुप, जिसमें सूक्ष्म जड़ता की मात्रा अधिक है, अगर उन्हीं मोनाड को अगर वही मोनाड समूह रूप में, अगर ग्रुप में है, तो वो जड़ वस्तु बन जाएंगे। यहाँ पे जो मोनाड है, जिसमें सूक्ष्म जड़ता की मात्रा बहुत अधिक है, ये ग्रुप में है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ग्रुप में है, इसलिए ये जड़ वस्तु है। तो स्थूल जड़ता का मतलब हुआ, स्थूल जड़ता कि जब उनका समूहन हो जाता है, जब मोनाड का समूहन होता है, जब वो स्थूल हो जाते हैं, तो उसे स्थूल जड़ता कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि लेबनिज ने जो मोनाड है, उनके स्वरूप और कार्य के लिए 4 तरह के नियमों का प्रतिपादन करते हैं, जिन पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि स्थूल जड़ता और मूल जड़ता, स्थूल जड़ता और मूल जड़ता यानी कि सूक्ष्म जड़ता, ये क्या है? अर्थात जिसके अंदर जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ता होगी, वह उतना ही ज्यादा जड़ प्रतीत होगा।
जड़ होता तो नहीं है, उसमें सुषुप्ता अवस्था में चेतना होने के कारण वो हमें जड़ जैसा प्रतीत होता है। ये लेibniz का मानना है। तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।